वर्ष की जो गणना है, वर्ष का आरंभ है, वो चैत्र से मानते हैं। जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय पंचांग में 21 जनवरी से चैत्र मास का आरंभ बना दिया, सायन पद्धति से, सूर्य की सायन पद्धति से। राष्ट्रीय पंचांग में भारत सरकार उसी के अनुसार कार्य करती है। और उधर चैत्र विक्रमादित्य के समय चंद्रमा के अनुसार उस दिन भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष माना जाता है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, उत्तरायण से ही नए वर्ष का आरंभ था। देखो सुश्रुत, सबने नाम सुना है, चरक सुश्रुत प्रसिद्ध नाम है आयुर्वेद के। सुश्रुत क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक में, माघ आदाय द्वादश मासा। माघ आदाय, माघ है आदि में जिसके, ऐसे 12 महीने होते हैं। लेकिन माघ कैसा हुआ, आदि में हुआ, पहला महीना हुआ। और पहला महीना कौन सा हुआ, माघ कब होगा, जब सूर्य मकर राशि में आ जाएगा, सूर्य उत्तरायण होगा उस दिन से। जो चैत्र में कह रहे हैं ये अलग मान्यता है वर्ष की, समझ गए। तो उस दृष्टि से क्या हुआ, शिशिर ऋतु पहली हुई, वसंत ऋतु दूसरी हुई। ये जो पद्धतियां अब जो कह रहे हैं चैत्र से, क्यों कि ऋतु राज है, वसंत ऋतु बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी है, सब ऋतुओं में श्रेष्ठ है, इसलिए भाई क्यों न वर्ष का आरंभ वसंत ऋतु से कर दिया जाए। उस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, तो मेष राशि में सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, इसलिए राष्ट्रीय पंचांग में उस दिन कर दिया। उसके अनुसार करेंगे तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि में तो उस समय भयंकर लूएं चल रही होंगी, इनमें कम होंगी, उत्तर के राज्यों में थोड़ी, और वहां तो बहुत बुरी स्थितियां होगी, वहां तो वसंत ऋतु हो ही नहीं सकती उस समय। तो ये जो उत्तरायण वाला चिंतन है, जिस दिन से उत्तरायण हुआ सायन पद्धति, उसी दिन से वर्ष आरंभ हो, उसी दिन से शिशिर ऋतु हो, तब हमें जो ऋतु के बारे में लिखा हुआ है, जो हम अनुभव कर रहे हैं साहित्य में, जो हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं, इसके गुण दोष, इनके प्रभाव, वो सही बैठेंगे। तो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं वो परम प्रमाण है। क्यों, वही तो हमारे शरीर विज्ञान को जानते हैं। हमारा शरीर किस ऋतु में, किन महीनों में, किन दिनों में, कैसे तापमान पर कैसे कार्य करता है, शरीर विज्ञान का आचार्य ही तो इस बात को समझेगा, कवि तो नहीं समझेगा, ज्योतिष वाला भी नहीं समझेगा, क्योंकि तो शरीर के बारे में जानता ही नहीं। प्रकृति से संतुलन शरीर बैठाता है और प्रकृति के अनुसार ही चलता है, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, सूर्य चंद्र से ही सब कुछ जीवन चल रहा है। तो उसका अध्ययन शरीर विज्ञान का आचार्य, आयुर्वेद का आचार्य ही ज्यादा बढ़िया कर सकता है ना। उनका मत सृष्टि सम्मत है, साइंटिफिक। तो सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत के अनुसार भी यही होना चाहिए कि पहले शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन, उसके बाद चैत्र और वैशाख। और माघ कब शुरू होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा। अब एक आचार्य हैं चक्रपाणि दत्त, उनकी बहुत बढ़िया पुस्तक है, बहुत तगड़ी पुस्तक है। ज्यादातर जो औषधियां बनती हैं जिनके सिद्धांतों पर वहां लिखा मिलेगा चक्रदत्त, इनका फार्मूला चक्रदत्त उस पुस्तक का नाम है, चक्रपाणि दत्त उनका नाम है। वो भी क्या लिखते हैं, मासई द्विसंख्यई माघ आद्य क्रमाद षड ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं होती हैं संवत्सर में, षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। कैसी, द्विसंख्यई मासई, 2 संख्या वाले महीनों की एक ऋतु, यानी एक ऋतु में 2 महीने। कैसे, माघ आद्य क्रमात्, माघ है आदि में जिनके, महीने कौन से हैं, माघ आद्य, माघ है आदि में जिनके। ऐसे 2-2 संख्या वाले मासों से 6 ऋतुएं बनती, क्रमात्, क्रम से, अर्थात माघ नहीं तो क्रमात् नहीं, क्रमात् भी कह दिया ना, माघ आदि में है और फिर क्रम लो, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख। और माघ कब होगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा। तो ये पक्ष जानना है, समझना है, नहीं तो ऋतु आप वर्तमान जो रूढ़ी के अनुसार चल रहे मानेंगे तो ऋतु जा चुकी होगी और आप उसके बाद नवरात्र मना रहे। अब नवरात्र कब होगा बताओ, 9 अप्रैल से नवरात्र मनाएंगे,
कितने दिन बच गए? 10 दिन बचेंगे सारे। जब तक आपका 9वां रात्र खत्म होगा, 10वां तिथि आएगी, तब तक तो वसंत ऋतु समाप्त हो लेगी। और नवरात्र के बारे में मैंने बता रखा है कि नवरात्र का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो शरीर विज्ञान का पक्ष है, जो हम उपवास रखते हैं, उसका कारण क्या है कि वसंत ऋतु में कफ कुपित होता है और उससे जन्य रोग होते हैं, शारीरिक और मानसिक। उन रोगों के शमन के लिए हम नवरात्र मनाते हैं, उसकी चर्या विशेष है। नवरात्र वाले व्याख्यानों में पहले ये बात मैं बता चुका हूं। तो गलत हो जाएगा फिर। आपने इतना सब कुछ करते हो, कर्मकांड करते हो, उपवास रखते हो, इतना कष्ट उठाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, आपका व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऋतु समझ में नहीं आई, क्योंकि आपको ऋतु के अनुसार महीना नहीं रखा, सूर्य के अनुसार। सूर्य के कारण तो प्रभाव पड़ना था, अभी आएगा। सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में जो कफ है, वात पित्त कफ धातुएं है ना, कफ की जो धातु है वो क्या होती है? पिघलती है। शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में कफ संचित हुआ था, खूब शरीर में खाया पिया, कफ का मतलब समझते ना, तरल भाग, मांस मेद आदि खूब बन गए। अब वो सूर्य किरणें तेज हुई, वो पिघलेगा और उसके कारण रोग होते हैं। फिर सारे रक्त में, रसों में फैल जाता है, अधिक होता है। तो उस पर चर्चा करेंगे। तो वो हमें दुखी न करे। वैद्यानाम शारदी माता, शरद ऋतु वैद्यों की माता है। क्यों है? क्योंकि शरद ऋतु में रोग बहुत होते हैं, सितंबर अक्टूबर में पित्त के। पिताचा कुसुमाकर है, और कुसुमाकर वसंत ऋतु पिता है। मतलब क्या हुआ? माता ज्यादा अपने संतान का ध्यान रखती और पिता कम रखता है। तो वैद्य जो हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े जो लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा भरण पोषण कौन करती है? शरद ऋतु। खूब लोग बीमार होते हैं, उनका भरण पोषण होता है फिर। और पिता कुसुमाकर, वसंत ऋतु उसके बाद। तो वसंत ऋतु में रोग होते हैं। किस लिए होते हैं? कफ जन्य रोग होते हैं। कफ कुपित होता है। कुपित क्यों होता है? बिगड़ जाता है, दोष बन जाता है, धातु से दोष बन जाता है। क्यों? सूर्य की किरणों से। और सूर्य की किरणें तो प्रभावी हो गई थी कब? 19 फरवरी से हो जाएंगी। और उस समय से आपका जो पित्त कफ है वो सूर्य किरणों से पिघलेगा, सारे शरीर में रस आदि धातुओं में जाएगा और आप बीमार होंगे, जठराग्नि मंद हो जाएगी। और आप नवरात्र मना रहे हैं तब, उसका उद्देश्य तो ये था कि आपका शरीर और मन स्वस्थ रहे। क्या फायदा हुआ? ये अज्ञान के कारण ऐसा होता। तो हमें ये पक्ष जानना होगा। तो ये आयुर्वेद के आचार्य भी कहते हैं 6 ऋतुएं होती हैं, माघ आदि 2-2 महीनों में एक ऋतु होती है। तो माघ पहला है। और माघ कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य मकर राशि में आता है। क्या कर रहे हो? ये जानना जरूरी। तो ये चीज थी। अब देखो, जो हम कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में रोग होते हैं, वसंत ऋतु कुसुमाकर पिता है वैद्यों का, चिकित्सा जगत के, चाहे वो दवाई बेचने वाला है, चाहे परिचर है, चाहे नर्स है, चाहे डॉक्टर है, सबको लाभ होगा। रोगी ज्यादा होंगे, उनकी तो आजीविका चलेगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ आचार्यों ने क्या लिखा है, क्या कहा? वो लिखते हैं, जब ऋतु जब होती है, कहते हैं पहली ऋतु जाए। अब क्या होगा? इस समय हम जो बात कर रहे हैं, यानी आज क्या तारीख है? 11 तारीख है। ये शिशिर ऋतु का अंतिम सप्ताह है। अब इसके 10 दिन बाद, 9 दिन बाद वसंत ऋतु आरंभ हो जाएगी सूर्य के अनुसार। चैत्र मास जो है वो हो जाएगा। सूर्य मीन राशि में 19 को आ जाएगा। इस समय कुंभ में चल रहा है। तो क्या लिखा है कि आद्य अंतो सप्ताहो ऋतु संधि इति स्मृता। 2 ऋतुएं हैं। अब शिशिर ऋतु समाप्त हो रही है, वसंत ऋतु आरंभ होगी। तो क्या हम 20 तारीख से ही वसंत ऋतु की चर्या शुरू कर दें? शिशिर ऋतु का आहार विहार, जीवन शैली, स्नान, भोजन आदि 19 तक चलाएं और 20 को बदल दें? कहते ना, ऋतु संधि में ऋतु संधिसु व्याधयो जायन्ते। ऋतु की जो संधियां होती हैं उनमें व्याधि रोग पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परिवर्तन होता है।
शरीर को अभ्यास नहीं होता। अब देखो, अब लोग बहुत बीमार होंगे, गले खराब होंगे, बुखार होने लग जाएंगे, शरीर टूटा टूटा सा होगा। क्यों? कि ऋतु बदल रही है। मोटे रूप से मान लो सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है। शिशिर हेमंत की बात ही मत करो, एकदम परिवर्तन होगा। भूख नहीं लगेगी लोगों को। लोग आएंगे, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही आजकल, तो उनको बताऊंगा ये कारण है, क्या खाओ। तो क्या कहा कि जब ऋतु बदले तो अंतिम, पहले वाली ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, ये 15 दिन ऋतु संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतु संधि। इन ऋतु संधियों में क्या होता है? व्याधि पैदा होती है। तो क्या करना चाहिए कि पहली जो ऋतु जा रही है उसका एक सप्ताह पहले अगली ऋतु की जो चर्या है वो धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाने लग जाओ। और 20 तारीख को मान लो शुरू हो जाएगी, 19 को मीन राशि में आ गया सूर्य, चैत्र मास शुरू हो जाएगा सूर्य वाला। तो वो एक सप्ताह यानी 28 फरवरी तक, पूरा महीना 29 तक लगा लो, अंदाजा सा सप्ताह कह दिया। 8 दिन भी, 7 दिन भी हो सकते हैं। कभी वर्षा होगी तो लंबा भी चल सकता है क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ गई। कई बार सूर्य, हवा नहीं चली ठंडी, सूर्य सीधा ही खड़ा, 2-3 दिन पहले बैठा भी नहीं जा रहा था धूप में, और हवा चली सबको अंदर कर दिया, तो 1-2 दिन का अंतर आ जाता है। तो वसंत ऋतु का पहला सप्ताह, शिशिर ऋतु का अंतिम सप्ताह, इनमें धीरे धीरे पहले वाली चर्या तो छोड़ो और नई अपनाओ। और वसंत ऋतु में पहले वाली चलने दो, धीरे धीरे छोड़ रहे थे, और नई धीरे धीरे अपनाओ, एकदम नहीं बदलना आपने, ये कहना चाहते हैं। नित्यम सर्व ततः पूर्वो विधि त्याज्य। ऋतु संधि में क्या? पूर्वो विधि त्याज्य। पहले जो विधि अपना रहे थे पहले ऋतु की, जैसे हम वसंत ऋतु की बात करें, पहले शिशिर ऋतु की अपना रहे थे, गरिष्ठ पदार्थ खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, खूब गर्म जल से स्नान कर रहे थे। हेमंत चर्या में खूब हमने चिंतन किया, हेमंत और शिशिर की चर्या लगभग एक होती है। तो कहते हैं पूर्व विधि त्याज्य है, पहले वाली विधि छोड़नी है। और सेवनीयों अपरह क्रमात्, और बाद में अपरह, बाद वाली जो ऋतु है वो सेवन करनी। कैसे? क्रम से, अर्थात पहले वाली धीरे धीरे छोड़नी है और बाद वाली धीरे धीरे जीवन में धारण करनी है, एकदम से नहीं। ये अंतिम समय तक वैसे नहीं चलने देनी, कम करना, वो एकदम स्वीकार नहीं करनी, धीरे धीरे, तब आपको लाभ होगा। तो वसंत ऋतु आ रही है, अब आप धीरे धीरे वसंत की चीजों को समझो, जीवन में डालो, इसको धीरे धीरे कम कर दो, ऐसा कहा है। वसे अंत्यान रसान भजेत, अभी बताया था। वसंत ऋतु में जो 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 मधुर रस हैं, कफ को बढ़ाते हैं। कटु, तिक्त, कषाय, ये अंतिम रस हैं, ये क्या करते हैं? रस को, कफ को जो संचित हुआ था उसको कम कर। इनको भजेत, इनका सेवन करो। कटु मिर्च, तिक्त नीम आदि, और कषाय अभी बताया ही था मैंने, जैसे कीकर का जो रस है छिलके का, अमरूद के पत्ते का रस है, मोलसरी का रस है, ये कषैले रस जो रुक्षता पैदा करते हैं। क्यों? अब ये अंतिम रस जो हैं ये रुक्ष रस हैं, जो ये क्यों सेवन करने हैं? क्योंकि पिछले 4 महीनों में हेमंत और शिशिर ऋतु में हमने खूब क्या किया है? शरीर के अंदर कफ संचित किया है, प्रकृति ने दिया है। चंद्रमा बली था, शीतलता ही शीतलता थी, जठराग्नि मजबूत थी, तो हमने घी, दूध, मधुर, स्निग्ध घी, तेल, बादाम आदि सारी चीजें खूब खाई है ना। इक्षुरस, गौरस, ईख और ईख से बने पदार्थ, गौरस दूध और दूध से बने पदार्थ खूब खाए हमने, तिल खाए, सब हजम हो गए, जैसे कहते हैं ना कंकर हजम, पत्थर हजम। तो उसके कारण खूब इकट्ठा हो रखा है। अब वो तंग करेगा कौन? कफ, सूर्य की किरणों से पिघलेगा, वो कहां जाएगा? आगे आ रहा है विषय। तो कहते हैं उसको शांत कौन कर सकते हैं? जो विरोधी रस है, मधुर, अम्ल, लवण, ये तो कफ को बढ़ाते हैं, कफ धातु को पुष्ट करते हैं, जरूरत भी थी क्योंकि पहले कमजोर थे हम,
जून, जुलाई, अगस्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु, इन ऋतुओं में बहुत कमजोर हो गए थे हम, बहुत कमजोर हो गए थे, क्योंकि वो रस प्रधान थे ये 6, और बीच में ये खूब खाया। तो अब ये कटुक जो रस है मिर्च वाला, तिक्त जो रस है नीम वाला, कषाय जो रस है कीकर वाला, अमरूद के पत्ते वाला, ये कफ को सुखाते हैं, कफ को काटते हैं, छांटते हैं। ये जब सेवन करेंगे तो कफ का प्रकोप नहीं होगा, हमारी जो रस वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, जितना हमारा संचार हो रहा है रसों का, उनमें ये बाधक नहीं बनेंगे और हमें रोग नहीं होंगे। तो उनका सेवन इस समय करना है। शरद वसंतयो रूक्षम अन्न पानम भजेत, ये लिखा है। शरद ऋतु और वसंत ऋतु, शरद की तो बात छोड़ दीजिए, वसंत ऋतु में रूक्ष अन्नपान करना है। कैसा अन्नपान करना है? जिसके अंदर तरलता न हो, मधुरता न हो, जिससे कफ न बढ़े, जिससे कम कफ हो, ऐसे पदार्थों का आपने सेवन करना है। अब मैं ये बता दूं कि ये जो हम सेवन विधि पर आगे चर्चा करेंगे, क्या खाना कैसे करना है, यह विस्तार से आ रहा है। ये मुख्य रूप से प्रभावी कहाँ है? सिंधु से सोन पर्यंत। सिंध नदी भारत की पहली नदी, अब वर्तमान पाकिस्तान के लीजिए, भगवान ने चाहा तो फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही संस्कृति है, जीवन तो एक ही प्रकृति का, केवल पूजा पद्धति बदल गई बस, और क्या है, फिर ठीक हो जाएगी। तो सिंधु नदी से, चाहे वो मुसलमान रह रहे हैं वहां, कोई भी रह रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो समान है उनके लिए। इधर सोन नदी, सोन जिसे कहते हैं, हिमालय से कोसी, गंडक वगैरह जो नदियां ऊपर से आती हैं, इसमें गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वहां तक का, और हिमालय से विंध्याचल, सिंधु से सोन और हिमालय से विंध्याचल, इसके जो बीच का भाग है, जो मैं चर्चा, ये सिद्धांत बताए हैं, उन पर ये अधिक प्रभाव करेगी। सोन से उधर जाएंगे, सिंधु से पश्चिम को जाएंगे, सोन से पूर्व की तरफ जाएंगे, बंगाल की तरफ, आसाम की तरफ, और उधर हिमालय से ऊपर जाएंगे, और उधर विंध्याचल से, नर्मदा से, ताप्ती से नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये चर्या कम प्रभावी होगी। क्यों? वहां पहले सूर्य आ गया, उधर देर तक पहुंचेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो हम चर्चा कर रहे हैं जिन सिद्धांतों की, उसका ये देशीय दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, देश यानी क्षेत्र, क्षेत्रीय दृष्टि से अधिक प्रभाव होगा।